आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। और इसी टॉपिक से हम स्टार्ट कर देंगे फिर हेनरीज लॉ। तो अपने को पता है कि जो गैसेस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये वाटर में एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिज़ोल्व होती है, और इसी की वजह से जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन कर पाती है। वहीं अगर HCl की बात करें तो ये वाटर में हाईली सॉल्यूबल है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ तक ले रखा है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के ऊपर ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर हम ऊपर से प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तब ये जो ऊपर पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ये देखिए, यानी कि पर यूनिट एरिया में अब जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और हमें पता है कि जब गैस के पार्टिकल्स अगर पास में आ जाएंगे यही तो डिफरेंस होता है गैस में और लिक्विड में, कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम रहेगी, गैस में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी और सॉलिड में बहुत कम रहेगी। तो क्योंकि अगर हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं ऊपर से, इस प्रेशर की वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये पास पास आ रहे हैं और ये पास पास आ जाएंगे, तो इस वजह से इनका पर यूनिट जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है वो तो ज़्यादा हो ही जाएगा, और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के साथ जो कोलिजन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट की लेयर से टक्कर ले रहे हैं उनके नंबर्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और पहले क्या थे, पहले कम थे। तो दो चीज़ों में हमने चेंज देखा। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं गैस के वो वाटर में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा डिज़ोल्व कर जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि इससे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वापस से बनेगी। यानी कि जब हमने ऊपर से प्रेशर कांस्टेंट किया था तो उस कंडीशन में कोई भी जो सबस्टेंस है जो यहाँ पे हमारे पास वेपर स्टेट में है और यहाँ वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया, तो कितना वेपर स्टेट में रहेगा, कितना अमाउंट और कितना अमाउंट डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था। और हमने जब प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया तो वापस से कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है यहाँ पे, और ख़ासकर डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें ये लग रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये जहाँ हैं वहीं उसी स्पेस में मूवमेंट करते रहेंगे। ऐसा आपको लग सकता है कि ये जो पार्टिकल हैं ये ऊपर वाला ये जो स्पेस है केवल इसी स्पेस में इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो इसका ये मतलब नहीं है केवल, इसका ये मतलब भी है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर वाले स्पेस में तो घूम ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पार्टिकल्स यहाँ जा कर के डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जिस स्पीड से ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं जिस स्पीड से लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे हैं उसी स्पीड से लिक्विड से भी कुछ पार्टिकल्स बाहर गैसियस स्टेट में वेपर की फॉर्म में आ रहे हैं, ये मतलब हुआ। तो देख करके एक बार लगता है कि जब हमने प्रेशर अप्लाई कर लिया तो जितनी गैस डिज़ोल्व होनी थी हो गई, अब और ज़्यादा गैस डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ये बात सही है कि जो गैस डिज़ोल्व होनी थी अमाउंट कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन लगातार
बाहर जो ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार गैस में डिज़ोल्व हो रहे हैं और लगातार जो गैस में पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो चुके हैं वो लगातार बाहर भी आ रहे हैं, और इन दोनों का जो रेट है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है कि assume this system to be in a state of dynamic equilibrium, that is under these conditions rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same। यानी कि जितने पार्टिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं और गैसियस फॉर्म में वापस से आ रहे हैं, वो जो दोनों का कन्वर्जन का रेट है सेम है। फिर हमने देखा है कि ये प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम हो जाएगा ऊपर का कम हो जाएगा, और इस वजह से जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैसियस पार्टिकल्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और उनका जो स्ट्राइक सरफेस सॉल्वेंट की जो सरफेस थी या जो सॉल्यूशन की सरफेस थी उससे स्ट्राइक करने का जो रेट है वो रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा, इस ऑब्जर्वेशन को हेनरी ने भी देखा, और हेनरी ने ये देखा कि भाई अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉल्वेंट में जो गैस डिज़ोल्व हो रही है उसका सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो रहा है। तो हेनरी ने ऑब्जर्व किया कि यार प्रेशर और सॉल्युबिलिटी इन दोनों में क्या है, रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसा है कि अगर हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना है। तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी को किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ले रहे हैं, और ये रहा प्रेशर। तो हमने देखा कि यार HCl के नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले ज़ीरो था तो हम मान लेते प्रेशर भी यहाँ पे ज़ीरो ही है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन इतने प्रेशर अप्लाई, अगर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कितना रहता है, इतना रहता है। अगर हम प्रेशर इतना अप्लाई कर दें, इतना, तो फिर मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। हम प्रेशर अगर मान लीजिए यहाँ तक अप्लाई कर दें, हमने यहाँ तक का प्रेशर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि 500 है, ये 1000 है, तो यहाँ लगभग 700 हम मान लेते हैं कि भाई 700 जो है टॉर प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो उसकी वजह से जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना यहाँ तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन किसका है, ये हेनरी का है। अब हेनरी ने ये जो ऑब्ज़र्व किया तो उसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बना दिया। क्वांटिटेटिव रिलेशन किसके बीच में, प्रेशर के बीच में और सॉल्युबिलिटी के बीच में, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हेनरी का लॉ बोलते हैं। तो हेनरी का लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हेनरी के लॉ का स्टेटमेंट ऐसे है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, यहाँ पे अभी हम टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो डाल्टन ने भी बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली उसने कंक्लूड किया, और उसने भी यही बताया कि हाँ, जो सॉल्युबिलिटी है वो फंक्शन होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का। क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे एक गैस ले रखी है, हम यही वाली बात यहाँ अगर दो गैस हो या दो से ज़्यादा गैस हो तब भी हम यही वाली बात कह सकते हैं, तब हमको पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्योंकि एक ही गैस ऊपर थी कंटेनर में, ऊपर हमने केवल एक गैस लिया था, तो उस गैस के लिए हम केवल एक गैस है तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसके लिए तो हम बोलेंगे प्रेशर। लेकिन अगर 2-3 गैस हो गई तब हर गैस का सेपरेट प्रेशर होगा, तो उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। तो इफ यू यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, तो हमने सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट है, और इस अमाउंट को अगर हम एक्सप्रेस करें किस फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि यार मोल फ्रैक्शन गैस का किसी सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि उस गैस का सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर होगा। तो एक और तरीके से हेनरी का स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए है,
ये एक से ज़्यादा गैसेस के लिए, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कब के लिए है, जब एक गैस हो। तो अगर एक से ज़्यादा गैस हैं तो हम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं क्या, कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का इन वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज का क्या मतलब है, इस लाइन का ठीक से मतलब समझिए। कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, यानी कि गैस और वेपर फेज में थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ये है कि वेपर का मतलब होता है सबस्टेंस का वो फॉर्म जिसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। हमें पता है कि अगर कोई भी सबस्टेंस अगर गैसियस स्टेट में और अगर आप उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ना केवल प्रेशर अप्लाई करना होगा बल्कि टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, डाउन। प्रेशर तो करना पड़ेगा ज़्यादा और टेम्परेचर करना पड़ेगा कम, तब जाकर के गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यार वेपर का मतलब होता है सबस्टेंस का वो स्टेट जिसमें हम टेम्परेचर नहीं कम करेंगे, टेम्परेचर में कुछ भी हमने नहीं किया चेंज, लेकिन फिर भी अगर हमने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला हुआ है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वेपर फेज में, वो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। तो हम प्रेशर को P से एक्सप्रेस कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन को काई से, ये काई है X, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हेनरी की बात चल रही है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया उसको H करके हेनरी कांस्टेंट बोल दिया। तो भाई ये आ गई वैल्यू। तो यानी कि ग्राफ के हिसाब से जो स्लोप होगा, ये जो हमने नीचे आपको ग्राफ दिखाया था, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस ग्राफ के स्लोप की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो के एच के इक्वल हो जाएगी, यानी के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाई काई। तो यहाँ पे हमने वेपर को ही बता रखा है कि वेपर का मतलब क्या होता है कि गैस का वो वाला फेज़ जिसमें कि टेम्परेचर जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होता है। सिंपल तरीके से जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसमें प्रेशर अप्लाई करें तो टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो जो गैस की ये स्टेट है, वेपर वाली स्टेट है, वो उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वाली बात। अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, चैप्टर 5 में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब अपने को इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि के एच की वैल्यू जो है तो ज़्यादा होगी, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी मतलब ये काई। तो अगर आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो, भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये के एच, तो आप देखिए के एच और ये जो काई है इसके बीच में क्या रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। वही बात यहाँ बोली हुई है। और फिर ये भी बता दिया कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है, और जो स्लोप बनता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ बनता है उसका जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, के एच के इक्वल होता है। अब हमने अलग अलग कुछ गैसेस के लिए के एच की वैल्यू यहाँ पे देखी, तो देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, कि भाई अगर बात ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन में जब टेम्परेचर 293 है तब वैल्यू इतनी है, और जब टेम्परेचर हमने ज़्यादा कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन ज़्यादा कर दिया तब के एच की वैल्यू ये हो गई। नाइट्रोजन के लिए देखा हमने 293 में ये वैल्यू है और टेम्परेचर बढ़ाया तो के एच की वैल्यू हो गई ज़्यादा। तो कंक्लूज़न ये निकला कि भाई के एच की वैल्यू अगर हम करते हैं ज़्यादा तो टेम्परेचर भी हो जाता है ज़्यादा, या फिर ये कहें कि अगर टेम्परेचर होता है ज़्यादा तो जो के एच की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा।
इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई जो सॉल्युबिलिटी है क्योंकि रिलेशन हमने क्या बनाया, हमने रिलेशन बनाया P = KH काई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर करते हैं ज़्यादा तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा, अगर T ज़्यादा तो KH ज़्यादा, ठीक। और हमें पता है कि KH और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो फिर अगर इन दोनों का रिलेशन इंक्रीज वाला है तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी होगी कम, या ये कहें कि अगर टेम्परेचर होगा कम तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब हमारे पास अगर दो वाटर हैं, ये कोई लेक है, पॉन्ड है, और यहाँ वाटर है, ठीक है, और विंटर सीज़न है, और यही लेक या पॉन्ड जो है हम समर सीज़न में अगर ले लें, ये समर सीज़न में, तब पूछा जा रहा है कि बताइए विंटर सीज़न में इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा या समर सीज़न में। तो आंसर होगा कि यार टेम्परेचर जब होता है कम तो सॉल्युबिलिटी होती है ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंटर सीज़न में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गई बात। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।